अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। प्रोग्राम में खुशामदीद। शाहजेब खानजादा की चंद रोज की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेजबानी मैं कर रहा हूं। 27 दिसंबर को मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की 9वीं बरसी है। आसिफ अली जरदारी जो पिछली बरसी में पाकिस्तान में नहीं थे, वो अब वापस आ चुके हैं। वो अब मुल्क में मौजूद हैं। वापसी के बाद आसिफ अली जरदारी सियासी तौर पर मुतहरक हो चुके हैं और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद बना दिया जाए और हुकूमत से अपने मुतालबात भी मनवा लिए जाएं। कोई सरप्राइज भी कल सामने आ सकता है, इसका इजहार वजीर आला सिंध खुद भी कर रहे हैं। आसिफ अली जरदारी हुकूमत मुखालिफ मुहिम से पहले ये ऐलान भी कर रहे हैं कि उनका एहतजाज जमहूरी दायरे में ही होगा। साबिक सदर ने अपने साबिक इत्तेहादियों से भी मुलाकातें शुरू कर दी हैं। उनकी अहम मुलाकात कल मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से हुई और इस मुलाकात में माजी के इत्तेहादियों ने हुकूमत के खिलाफ इत्तेहाद का फैसला किया है। साबिक सदर आसिफ जरदारी और चौधरी शुजात के दरमियान ग्रैंड अलायंस पर भी बात हुई। आसिफ अली जरदारी का कहना था कि हम जो भी जिद्दोजहद करेंगे उसमें सबको साथ शामिल करना चाहेंगे और हुकूमत के खिलाफ जिद्दोजहद करेंगे। आइन तो इंतखाबात की तारीख देता है, लेकिन लोग ऐसे हालात बना देते हैं कि इंतखाबात जल्दी हो। सियासत का महवर अब लाहौर होगा, जो कि बिलावल भुट्टो भी इससे पहले कह चुके हैं। 27 दिसंबर को पाकिस्तानी अवाम को सरप्राइज जरूर दूंगा, ये कहा है साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन का कहना था कि इनफरादी सियासत नहीं, मुश्तरका जिद्दोजहद का वक्त है। ऑपोजिशन जमातें एक नकाबी एजेंडे पर मुत्तहद हो जाएं। अगर ऑपोजिशन की जमातें मुत्तहद ना हुई तो मुल्क को नाकाबिल तलाफी नुकसान होगा। पीपल्स पार्टी की सियासत का मुस्तकबिल क्या होगा, इसका फैसला 27 दिसंबर को होगा। इसका ऐलान खुद आसिफ अली जरदारी कर चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने 4 नुकात लेके बैठी हुई कि अगर नून लीग मानती है तो ठीक है, वरना फिर दमादम मसले जिस तरह की बात हो रही। तो क्या पार्टी पॉलिसी क्या है इस वक्त? 27 को जी बेटा आप सरप्राइज देने वाले हैं। आज इतना अच्छा दिन है, आज आप बता दें कि वो क्या सरप्राइज है। जब मैंने 27 को कहा है तो आपको आज बता दूं। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की 9वीं बरसी के मौके पर साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की तकरीर इंतहाई अहम होगी। उनकी तकरीर इस बात का तयन करेगी कि वो हुकूमत के खिलाफ मुहिम को किस हद तक लेकर जाएंगे, क्योंकि अगर बिलावल भुट्टो के बयानात को देखा जाए तो वो जारहाना है। उनके बयानात को देखकर ऐसा लगता है कि कल के बाद पीपल्स पार्टी हुकूमत के खिलाफ कोई बड़ी मुहिम चलाएगी। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि 27 दिसंबर को कड़ी खुदा बख्श में मैं लॉन्ग मार्च का ऐलान करूंगा। 27 दिसंबर को क्या होगा? क्या होगा? दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर। If he is not willing to respond, if he is conceding, then 27 दिसंबर के बाद उसको लग पता जाएगा कि ऑपोजिशन कैसे होता है और जवाब हम आपसे लेंगे। एक तरफ जारहाना मिजाज बिलावल भुट्टो है तो दूसरी तरफ मफाहमत के शहंशाह कहलाने वाले आसिफ अली जरदारी हैं। क्या कुछ होने वाला है? पीपल्स पार्टी क्या बड़ा ऐलान करने वाली है? इसी पर बात करेंगे पीपल्स पार्टी पंजाब के सदर कमर जमान कायरा साहब से। कमर जमान कायरा साहब, जरदारी साहब वतन वापस आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि वो 27 दिसंबर को ऐलान की बातें तो हो ही रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सरप्राइज जरूर देंगे। किसी और को पता है इस सरप्राइज का कि क्या सरप्राइज हो सकता है जरदारी साहब की तरफ से? अच्छा ये बताइए कि अगर मैंने आज आपको बता दिया कि सरप्राइज क्या, तो फिर कल क्या देंगे वो? कायर साहब, आपने हमारी बात का जवाब दे दिया, क्योंकि हम ये जानना चाह रहे थे कि जरदारी साहब के अलावा भी इल्म है किसी को सरप्राइज का, तो वो तो नहीं है। हम उन चीजों की तरफ आ जाते हैं जिनका इल्म आपको हो सकता है। बड़ा दिन तो है 27 दिसंबर का, क्या ऐलान हो सकता है? क्या हुकूमत मुखालिफ तहरीक के ऊपर ही फोकस है पीपल्स पार्टी का? सिर्फ हुकूमत के खिलाफ तहरीक ही है। हुकूमत के खिलाफ तहरीक मेजर एजेंडा है, कोई शक नहीं है। हमने 27 तारीख तक तो गवर्नमेंट को डेडलाइन दी हुई है, कल तक की डेडलाइन है। आप एक ऐसी जमात के खिलाफ तहरीक का ऐलान करने की बात कर रहे हैं जो कि पंजाब में भी इक्तदार में है, और पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जो बातें कर रहे हैं कि पंजाब में उन्होंने जलसा किया, वहां पर वो सियासत करेंगे और फिर से गढ़ बनाएंगे पीपल्स पार्टी को पंजाब का। कारे साहब, हम ये जानना चाह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी सेल क्या करेगी वहां पर? वो पीपल्स पार्टी जिसका पंजाब का सदर कमर जमान कायरा खुद 2013 का इलेक्शन हार गया, उसके कजन भी हार गए, उसके बाद उनकी सिंध में जो कारकर्दगी है उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी क्या लेके जाएगी पंजाब के वोटर्स के पास? बिलाशुबा जी, मैं उनमें शामिल हूं और पंजाब से हमारा रिजल्ट बड़ा पुअर रहा। उसकी कई वजूहात थी, उस वजूहात का तो वक्त अब नहीं है, लेकिन एक बात ध्यान में रखिए, बिलावल साहब बिल्कुल पंजाब में आ रहे हैं। वो जनवरी के फर्स्ट वीक से पंजाब में जाएंगे, वहां डिविजनल हेडक्वार्टर्स पे भी जाएंगे। वो अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल की जो
ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, उसके इंटरव्यू करेंगे। उसका फर्स्ट फेज हो चुका, अब सेकंड फेज वो खुद करेंगे और उसके बाद तंजीमें अनाउंस होगी। अगर स्ट्रगल का ऐलान कर देते हैं कल वो, तो उसके मुताबिक आगे बढ़ेंगे, लेकिन वो पंजाब बेस कर रहे हैं। ये कल जरदारी साहब ने भी परसों कहा है 23 तारीख को। रही बात के क्या हम ये काम इलेक्शन के लिए करेंगे, तो मेरे भाई सियासी जमातें तो होती ही इलेक्शन लड़ने के लिए हैं, और इलेक्शन इक्तदार में आने के लिए लड़ा जाए, इक्तदार के अलावा इलेक्शन लड़ने का कोई मकसद नहीं। राब्ते जो करेगी कायरा साहब पीपल्स पार्टी, वो कैसे होंगे? जरदारी साहब जोड़ तोड़ करेंगे या फिर जो बिलावल भुट्टो की पॉलिसी है उसके तहत ऑपोजिशन जमातों से राब्ता किया जाए? किस तरह से होगा ये? देखिए, जरदारी साहब हो या बिलावल साहब हो, जरदारी साहब पाकिस्तान के सबसे जाने माने मोतबर और इंतहाई जीरक सियासतदान है इस वक्त जो अवेलेबल लॉट है। सब बिलावल साहब अपनी जमात के सरबराह हैं और नौजवान क़यादत, नौजवान जज्बे के साथ है। लेकिन अजीजम बात तो सिंपल है, जरदारी साहब हो या बिलावल साहब हो या मुझ जैसा कारकुन हो, सबने वो करना है जो पीपल्स पार्टी के मफाद में है। लेकिन कायरा साहब बदल ली गई सूरत हाल। पहले पीपल्स पार्टी के जो एतराज़ात थे आसिफ अली जरदारी के हवाले से, वो साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी से मुतालिक होते थे, वो नहीं है। नवाज शरीफ की अगर आप बात करते हैं तो उन्होंने खुशी का इजहार किया आसिफ अली जरदारी की वतन वापसी पर। यहां तक कि आज साद रफीक ने कहा है कि जो कुछ सैफ उर रहमान ने किया पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी के खिलाफ, वो गलत था। कमर कायरा साहब, तो फिर तो गौर कीजिए ना, सैफ उर रहमान ने जो गलत किया वो गलत था, तो सैफ उर रहमान के साथ करवाने वाले कौन थे? सैफ उर रहमान खुद था या मियां नवाज शरीफ थे? सैफ उर रहमान के साथ को एक्यूज्ड जिसकी टेपें पकड़ी गई थी वो शहबाज शरीफ साहब थे या कमर जमान तो था? फिर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ भी माफी मांगे पीपल्स पार्टी से आसिफ जरदारी से? नवाज शरीफ साहब की मर्जी के बगैर तो नहीं चल रहा था ना, उनकी गवर्नमेंट थी। और शहबाज शरीफ साहब की तो केसेटें पकड़ी गई ना, वो जिन केसों की बुनियाद पे सुप्रीम कोर्ट ने फैसले खत्म किए और जिनकी बुनियाद पे जजेस को इस्तीफे देने पड़े, मलक कयूम साहब और उनके साथी जज को, उसमें तो सैफ उर रहमान के साथ शहबाज शरीफ साहब की तो आपका अभी भी मौकिफ सख्त है। जो आपकी पॉलिसी है ऑपोजिशन के मुतालिक, आपकी पार्टी विफाक में ऑपोजिशन में, कायदे हिस्ब इख्तिलाफ आपका है, लेकिन तहरीक इंसाफ भी आगे आ गया हुकूमत मुखालिफ मुहिम में। जो बिलावल का तर्ज सियासत है, वो एक वक्त में ऐसी ट्वीट्स करते हैं कि इमरान खान जैसी शख्सियत को सीरियस ही नहीं लेना चाहिए, फिर वो उनको अपना चचा कह देते हैं, अंकल कह देते हैं, और नून लीग भी आपको यही ताना दे रही है कि चचा भतीजे मिलकर जो कोशिश कर रहे हैं उसमें वो कामयाब नहीं होंगे। तो पीपल्स पार्टी ये तय कर चुकी है कि इमरान खान से इत्तेहाद होगा, पीटीआई को साथ लेकर चलेगी हुकूमत के खिलाफ? जी, पीपल्स पार्टी इससे पहले भी आमरों के या आमरों के साथियों के खिलाफ जब भी तहरीक चलाती रही है, वो बाकी जमातों को साथ लेके चलाती रही है। ये बात हम 50 प्रोग्राम में, बल्कि शायद 100 प्रोग्राम में मैं खुद कह चुका हूं, मेरी क़यादत कह चुकी है कि हम इससे पहले भी अपोजिशन को इकट्ठा कर चुके हैं। अभी भी पानामा इशू पे हमने इकट्ठा किया था। आइंदा भी अगर हम इस मोड में जाएंगे तो पीपल्स पार्टी हालात के तहत बाकी जमातों को साथ लेके चलेगी। कायर साहब, लेकिन वो कहते हैं ना कि याद माजी जो है वो अजाब बन जाती है। जो चंद माह पहले आसिफ अली जरदारी की गुफ्तगू है एक प्रोग्राम में, एक इंटरव्यू के दौरान, जब उनसे इमरान खान से मुतालिक सवाल पूछा गया मार्च 2016 में, तो उस वक्त उनकी राय क्या थी? पहले वो देखते हैं, फिर कायर साहब से सवाल करते हैं। एक रह गया सारा, उससे भी कर ले इमरान खान मतलब हाँ, हर पॉलिटिकल फोर्स के साथ काम किया है, इमरान खान के साथ नहीं किया अभी तक। तो ये करना चाहिए ना कि आप वो जब पॉलिटिशियन बन जाएगा मैं आप इतने बड़े आपने जरदारी साहब का जवाब देखा, नुसरत जावेद साहब ने सवाल किया था। कायरा साहब, जरदारी साहब ने कहा कि इमरान खान जब सियासतदान बन जाएंगे तो फिर उनके साथ भी काम कर लेंगे, उनसे भी बात कर लेंगे। तो वो पीपल्स पार्टी समझती है या आसिफ जरदारी समझते हैं कि इमरान खान अब सियासतदान बन गए? देखिए, ये जुमले प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवालों के जवाब में कहे हुए जुमले पॉलिसियां नहीं हुआ करती। ये जुमले सियासतदान हमारे बारे में इमरान खान कहते रहे। हम जियाउल हक के जो साथी थे उनके साथ भी बैठना पड़ा, जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब की कैबिनेट में आज परवेज मुशर्रफ के साथ ही बैठे हुए हैं, उनके साथ उनके काबीना के वजीर है। तो ये हालात की एडजस्टमेंट होती है। कई जुमलों को किसी खास दौर में किसी खास रेफरेंस में कहे हुए किसी जुमले को पॉलिसी नहीं समझा जा सकता। बहुत शुक्रिया कमर ज़मान कायर साहब, प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आगे बढ़ते हैं। हुकूमत के साथ साथ ऑपोजिशन भी 27 दिसंबर की तरफ देख रही है। हमने कायर साहब से भी पीटीआई की बात की। पीपल्स पार्टी के कोर चेयरमैन आसिफ अली जरदारी क्या ऐलान करेंगे, इसका
सबको इंतजार है। बिलावल जिस तरह से हुकूमत के खिलाफ सख्त जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको जारी रखेंगे या फिर अपनी मफामत की पॉलिसी के तहत हुकूमत को मुश्किलात से निकालेंगे या फिर कोई आसान तहरीक चलाएंगे, ये वाज़ेह होगा पीपल्स पार्टी के ऐलान के बाद। ऑपोजिशन की अहम जमात तहरीक इंसाफ को भी 27 दिसंबर यानी कल होने वाले ऐलान का इंतजार है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने कोर कमेटी की मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि देखते हैं पीपल्स पार्टी 27 दिसंबर को क्या ऐलान करती है। देखिए कल पता चल जाएगा। 27 तारीख को सब इंतजार कर रहे हैं कि अब क्या पीपल्स पार्टी करती है। देखिए हम समझते हैं कि इस वक्त अगर हमने पाकिस्तान की जमहूरियत को बचाना है तो ये है ऑपोजिशन का काम, जवाब लेना एग्जीक्यूटिव से नवाज शरीफ। इमरान खान को यकीन है कि पैनामा लीक्स के मामले पर ऑपोजिशन की तमाम जमातों का इत्तेफाक है कि तहकीकात होनी चाहिए, मगर तरीकेकार पर इख्तिलाफ है। इमरान खान ने ख्वाहिश जाहिर की कि वो चाहते हैं कि पैनामा लीक्स के मामले पर ऑपोजिशन साथ चले। तहरीक इंसाफ भी पीपल्स पार्टी से तवक्कुआत वाबस्ता किए हुए है। पहले भी पार्लियामेंट में तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी वजीर आजम के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक के मामले पर एक ही मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए नजर आए। अलग अलग तहरीक इस्तेहकाक जमा करवाई। तहरीक इंसाफ पहले ही सड़कों पर है और अब ऐसा महसूस हो रहा है कि पीपल्स पार्टी भी सड़कों पर आने की तैयारी कर रही है। तहरीक इंसाफ को पीपल्स पार्टी से क्या तवक्कुआत हैं, इसी हवाले से बात करेंगे तहरीक इंसाफ के तर्जुमान फवाद चौधरी साहब से। फवाद चौधरी साहब, बहुत बड़ा अगर ऐलान होता है पीपल्स पार्टी की तरफ से और वो ये होता है कि वो हुकूमत मुखालिफ तहरीक का आगाज कर रही है और तमाम सियासी जमातों को कहते हैं कि वो शामिल हो जाएं, क्या तहरीक इंसाफ शामिल हो जाएगी अपने तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद पीपल्स पार्टी के साथ? देखिए अगर ऐसा ऐलान करती है पीपल्स पार्टी तो ये खुशाइंद होगा और ज़ाहिरी तौर के ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एजेंडा है पीपल्स पार्टी उस एजेंडे पर आ रही होगी, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो पैनामा पेपर्स है उसकी मुकम्मल तहकीकात जो हैं वो अब तक वैसे तो हो चुकी हैं और वज़ीर आज़म साहब जो हैं उसमें गिल्टी प्रूव हो चुके हैं जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, लेकिन उसको एक मंतकी इंजाम तक पहुँचाना जो है वो बहुत अहम है। और पीपल्स पार्टी अगर इस मामले के ऊपर एक क्लियर पोजीशन लेती है, क्योंकि अभी तक तो मसला ये है कि पीपल्स पार्टी एक हफ्ता अपोजिशन करती है, फिर 2 हफ्ते हुकूमत के साथ मुफाहमत करती है, फिर तीसरे हफ्ते अपोजिशन करती है, फिर 2 हफ्ते मुफाहमत करती है। तो एक तो जाहिर है कि हमें खुशी होगी कि अगर पीपल्स पार्टी एक लाइन ले ले, अपोजिशन की साइड के ऊपर आ जाए और जो पैनामा पेपर्स के ऊपर जो मंतकी इंजाम तक पहुंचाने का मामला है उसमें पीटीआई के साथ हो कोई मसला नहीं। पीपल्स पार्टी और पीटीआई के अपने भी तो इख्तलाफात हैं, जो बिलावल कह चुके हैं इमरान खान के बारे में, जो इमरान खान साहब जरदारी साहब पर सख्त इल्जामात लगा चुके हैं, करप्शन के इल्जामात और फिर मुकमुका की सियासत का भी। इस सारे मामले में क्या तहरीक इंसाफ भूल जाएगी वो सब बातें और हुकूमत के खिलाफ खड़ी हो जाएगी पीपल्स पार्टी के साथ? देखिए मैंने जिस तरह से आपसे कहा कि पैनामा पेपर्स के ऊपर मंतकी इंजाम तक पहुंचाने को, जहां तक बात है पीपल्स जो पीटीआई का एजेंडा है वो है गवर्नेंस और उसके साथ साथ करप्शन। अब उसमें अगर पीपल्स पार्टी जो है वो करप्शन के खिलाफ मूवमेंट चलाती हुई तो वाकई अजीबोगरीब लगती है जो पीपल्स पार्टी के हालात हैं। तो जाहिर है कि एक बड़े एजेंडे के ऊपर पीटीआई का और पीपल्स पार्टी का अलायंस तो मुमकिन नहीं है। और जो उन्होंने कहा, जरदारी साहब कहते हैं जब सियासतदान बनेंगे इमरान खान तो उससे मतलब ये होता है कि जब वो कंप्रोमाइजेस कर सकेंगे, जिस तरह से जो रवायती हमारे यहाँ सियासत रही है या जिस तरह प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब का अदालती बयान है कि ये तो एक सियासी बयान है, इस टाइप की जो सियासत है या इस तरह का जो रवाज है पाकिस्तान में, उस तरह की अगर सियासत करनी है तो फिर इमरान खान घर पे भी बैठ जाएं, फिर सियासत करने का क्या फायदा, फिर पीटीआई की सियासत करने का क्या फायदा। ऐसी सियासत के लिए जो पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी पहले से ही मौजूद है। चौधरी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ का मौकिफ आपने सुना, देखा और उनकी जानिब से भी कहा गया है कि उनका इंतजार जो है वो 27 दिसंबर के पीपल्स पार्टी के ऐलान की तरफ है। सियासी तज्जियाकार क्या सोच रहे हैं, पीपल्स पार्टी ने फैसला किया है और जो फैसला सामने आएगा उसके असरात सियासत पर क्या होंगे, सीनियर तज्जियाकार सीनियर सहाफी इम्तियाज आलम साहब से हम ये बात पूछेंगे। इम्तियाज साहब, सरप्राइज पे फोकस जा रहा है, जरदारी साहब ने कहा वो सरप्राइज जरूर देंगे, तो क्या बिलावल को इलेक्शन लड़ाने की बात ही जो हो रही है उसकी वो तस्दीक कर सकते हैं? आप उन शख्सियात में हैं जिनसे बिलावल ने लाहौर में मुलाकात भी की थी। पीपल्स पार्टी को बड़ा फैसला कर चुकी है हुकूमत के खिलाफ तहरीक का। नहीं, ये तो बात पहले ही आ गई है कि
आज भी चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि वो एक बाई इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं और किस हल्के से लड़ना है ये फैसला उन्होंने करना है, इसमें कोई सरप्राइज नहीं है। अब जरदारी साहब के पास क्या सरप्राइज है, मैं जो अच्छी नहीं हूं, लेकिन गालिबन मुझे नजर आता है कि जो ओवरऑल पॉलिटिकल बात है वो ये कि कल पीपल्स पार्टी एक एजिटेशनल मोड में जा रही है और मकसद उनका अपनी जो पॉलिटिकल सपोर्ट बेस है उसे मोबिलाइज करना है और अपने आप को वजीर आज़म नवाज शरीफ का मुतबादिल बना के पेश करना है। इसमें उनका बड़ा कंपटीशन तहरीक इंसाफ से भी है और तहरीक इंसाफ को रद्द करते हुए इत्तेहाद की ऑफर को दो बार सोचना चाहिए, इसलिए कि तहरीक इंसाफ की भी जो मुसलसल जो उन्होंने कोशिशें की हुकूमत को गिराने की, नाकामी के बाद इमरान खान का ग्राफ नीचे आया है। शायद वो उतनी नशिस्तें भी न ले सके जितनी वो लास्ट इलेक्शन में ले चुके हैं। तो इसलिए पीपल्स पार्टी के लिए मसला है कि उसने इतनी बड़ी सपोर्ट बेस था उनका, उन्होंने लूज किया है। वो उसे बहाल कर सकते हैं लेकिन टाइम कम है, इसलिए जो कल जो ऐलान होगा वो काफी इनकलाबी नौयत का वो करेंगे, फुसफुसा ऐलान नहीं होगा और उसमें लगता ही है कि वो देंगे कि फिलहाल हम हुकूमत को एक टारगेट देने जा रहे हैं, एक डेडलाइन देने जा रहे हैं और उसके बाद हम फिलहाल तारीख से अपनी तहरीक का आगाज कर रहे हैं। इन हालात में पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ एक साथ चल सकते हैं? आसिफ जरदारी और इमरान खान एक साथ चल सकते हैं ऑपोजिशन में हुकूमत के खिलाफ? देखिए जरदारी साहब तो चाहेंगे क्योंकि अब जो अगली तकसीम है मुल्क में वो पहले हुआ करती थी भुट्टो एंटी भुट्टो, अब ये होने जा रही है नवाज एंटी नवाज और इमरान खान का भी मेन जो डायरेक्शन है या जोर जो है वो इसी पे है। अब जरदारी साहब अगर एक चैलेंजर के तौर पर सामने आना चाहते हैं तो उनकी कोशिश होगी कि अलायंस बने। वो उनकी मुराद सियासतदान बनने से ये है कि सियासत में ये होता है कि आप मुतहदाबाद बनाते हैं और मिलकर मुश्तरक मकसद हासिल करने के लिए प्लेटफॉर्म बनाते हैं, मिनिमम एजेंडाज बनाते हैं, जैसे कि इन्होंने किया टर्म्स ऑफ रेफरेंस पे किया। अपोजिशन और पीटीआई और पीपल्स पार्टी इकट्ठी हुई, बाकी पार्टी भी इकट्ठी हुई और उन्होंने एक ड्राफ्ट बनाया। इसी तरह बहुत सारी हम देखते हैं में ये इत्तेहाद बनते हैं, बाइकॉट्स भी होते हैं, प्रोटेस्ट भी होते हैं और एक तरह की लेजिस्लेशन में भी हिस्सा लेते हैं। तो ये कल तक और मैं समझता हूँ कि इस वक्त एक बड़ा चैलेंज ये है इमरान खान समेत और बाकी अपोजिशन पार्टी के सामने कि वजीर आज़म नवाज शरीफ बहुत मजबूत हो गए। मेरा ख्याल है अपनी तारीख के जितने अदवार रहे हैं उनके, उसमें वो इस वक्त सबसे मजबूत तीन पोजीशन में है। पंजाब की उनकी पोजीशन बहुत कंसोलिडेट और बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कुछ भी हो सकता है, जो भी ऐलान सामने आएगा उससे ये हालात पर मुनहसर है कि किस तरफ ये तहरीक जाती है। ऐसा भी हो सकता है कि पीपल्स पार्टी की तरफ से जो मफाहमती पॉलिसी है उसका आज आखिरी दिन हो और 27 दिसंबर को सियासी पॉलिसी बिल्कुल बदल जाए और पीपल्स पार्टी हुकूमत मुखालिफ तहरीक में फ्रंट लीड ले ले। लेकिन इसके अलावा सूरत हाल मुख्तलिफ भी हो सकती है। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे माजी में एहतसाब की, जो कि इंतकाम की बुनियाद पे था। अब भी एहतसाब हो रहा है, लेकिन क्या इंतकाम की बुनियाद पर ही हो रहा है या फिर मेरिट पर एहतसाब किया जा रहा है? और कुछ बयानात ऐसे आए हैं जिसने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तान में एहतसाब को इंतकाम के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। 90 की दहाई में तो कम से कम यही होता रहा है। सियासी मुखालिफिन के खिलाफ मुकदमात कायम किए जाते और उन्हें इंतकाम का निशाना बनाया जाता। एक दूसरे की हुकूमत गिराने के लिए करप्शन का नारा लगाया जाता और फिर जमहूरी हुकूमत उसी बुनियाद पर हटा दी जाती। बेनजीर भुट्टो की हुकूमत 2 बार करप्शन ही के इल्जाम की वजह से खत्म कर दी गई है। नून लीग के रहनुमा और वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने यह मान लिया है कि उनके दौरे हुकूमत में सैफ उर रहमान की तरफ से जो एहतसाब किया गया वो गलत है। जब एहतसाब सैफ उर रहमान साहब के जरिए हुआ था तो दुरुस्त नहीं था, हम ये मानते हैं, मेरी क़यादत ये मानती है। सैफ उर रहमान वो शख्सियत हैं जिनकी 90 की दहाई में शरीफ खानदान को बहुत करीब समझा जाता रहा है। 1997 में जब नून लीग ने 2/3 अक्सरियत हासिल की तो उस वक्त एहतसाब के लिए अलग से नया इदारा कायम किया और सैफ उर रहमान को एहतसाब ब्यूरो का सरबराह बनाया गया। मगर पीपल्स पार्टी का दावा है कि सैफ उर रहमान ने उनकी क़यादत को इंतकाम का निशाना बनाया। उस दौर का एहतसाब मुतनाज़ रहा और सैफ उर रहमान इस मुतनाज़ तरीन एहतसाब के एक किरदार थे, बल्कि उन्हें सैफ उर रहमान की जगह एहतसाब उर रहमान तक कहा गया। उस दौर में साबिक वज़ीर आज़म बेनजीर भुट्टो और उनके शौहर आसिफ अली खिलाफ कई इंक्वायरीज शुरू की गई। पीपल्स पार्टी ये दावा करती है कि नवाज शरीफ दौर में सैफ उर रहमान ने बेनजीर भुट्टो के खिलाफ करप्शन के 5 और आसिफ अली जरदारी के खिलाफ 13 केसेस कायम किए।
SGS कोटेक्ना केस, स्विस मनी लॉन्ड्रिंग केस और कई मुकदमा कायम किए गए। इनमें स्विस बैंक केस में अप्रैल 1999 में साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो को 5 साल की सजा भी सुना दी गई। बहरहाल बाद में 2001 में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मलिक कयूम के फैसले को जानिबदाराना करार दिया और मामले की दोबारा से ट्रायल के लिए हाई कोर्ट वापस भेज दिया गया। मगर इस सजा के बाद एक और मुतनाज़ा बात सामने आई और ये तनाज़ा खड़ा हुआ जिसने सजा ही को नहीं पूरे एहतसाबी अमल को बिल्कुल मशकूक बना दिया। जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल कयूम मलिक ने बेनजीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी को करप्शन के इल्जामात पर सजा सुनाई, मगर जस्टिस कयूम और एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन की ऑडियो टेप मंजर आम पर आ गई जिसमें नवाज शरीफ दौर के एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन सैफुर रहमान जस्टिस कयूम पर यह दबाव डाल रहे हैं कि वो बेनजीर भुट्टो को जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा सजा सुनाए। आपके सारे गिले दूर हो जाएंगे, एक दफा हो जाएगा ना मियाँ साहब भी खुश हो जाएंगे। आप करना भाई आप लोग आजकल में एक आध दिन में क्या फर्क पड़ता है, खुश सलूबी से हो जाए ना ज्यादा अच्छा है कि सारी बात इनकी सोचते की मेरा ख्याल है आजकल में ये इंशाल्लाह कल फैसला ही हो जाएगा तो हम दोनों मिलकर उनसे माफी भी मांग लेंगे, आज साथ ही चलेंगे इंशाल्लाह। मेरे मुझे 99% यकीन है कि कल वो खत्म कर देगा। इस मुबैना टेप से मुतालिक बाद में साबिक वजीर दाखिला रहमान मलिक ने दावा किया कि उन्होंने मुकम्मल तहकीकात की हैं, ये ऑडियो टेप असली है। अहम बात यह है कि NRO के आने के बाद इसी जस्टिस रिटायर्ड मलिक कयूम ने बाद में बहैसियत अटॉर्नी जनरल स्विस हुकूमत को खत लिखकर कहा कि हुकूमत स्विस मुकदमात की पैरवी नहीं करेगी, जिसके बाद स्विस अदालतों में मुकदमात खत्म कर दिए गए। बहरहाल सैफुर रहमान पर न सिर्फ झूठे मुकदमात का इल्जाम लगता रहा है बल्कि उन पर मुखालिफिन पर तशद्दुद का इल्जाम भी लगा है। मई 1999 में साबिक वजीर आजम बेनजीर भुट्टो के शौहर आसिफ अली जरदारी पर तशद्दुद का दावा किया गया। दौरान हिरासत उनकी जबान कट गई। पीपल्स पार्टी ने दावा किया कि साबिक वजीर आजम के शौहर पर तशद्दुद किया गया है, जबकि पुलिस हुकाम ये दावा करते हैं कि आसिफ अली जरदारी ने खुदकुशी की कोशिश की। बहरहाल आसिफ जरदारी की दरखास्त पर मुकदमा पुलिस हुकाम के साथ साथ एहतसाब ब्यूरो के चेयरमैन सैफुर रहमान पर भी दर्ज किया गया। बाद में पीपल्स पार्टी ही के रहनुमा और साबिक सेनेटर फैसल रजा अब्दी ने दावा किया कि सेनेटर सैफुर रहमान ने आसिफ अली जरदारी से माफी मांगी। फैसल रजा अब्दी के दावे की तस्दीक प्रोग्राम के मेजबान हामिद मीर साहब ने भी की। हामिद भाई, आज आप चूंकि हम और आप काफी अरसे बाद मिले, आज मैं चाहूंगा कि आवाम को एक चीज में सुनवा दूं, और आप तो गवाह, मैं भी था वहां पे, आप भी थे। क्या वो दिन याद है आपको जब सैफुर रहमान की मां ने आके पहले जरदारी साहब से रिक्वेस्ट की थी और फिर माफी मांगने को कहा था और फिर सैफुर रहमान ने पांव पे बैठ के माफी मांगी थी कि नाजायज मुकदमे बनाए हमने? याद है आपको? ये बात दुरुस्त है। हाँ, आप इस चीज की करते ना इकरार? बस मैं यही सुनना चाहता था आज आपके। बाद में सेनेटर सैफुर रहमान ने माफी की तरदीद की और कहा कि माफी मांगने के दावे को वो मुस्तरद करते हैं। उन्होंने दावा किया कि उनके पास आसिफ अली जरदारी की करप्शन के सबूत थे। हामिद मीर साहब ने कहा कि हामिद मीर साहब के बिल्कुल सामने, आंखों के सामने आपने जरदारी साहब के पैरों में गिर के उनसे माफी मांगी थी। ये क्या वाकया था? डॉक्टर साहब, ये सरासर झूठ है और ये एक दफा नहीं कई दफा हल्फिया बयान के तौर पे मैं कह चुका हूँ कि इन्होंने जिस वक्त हम जेल में थे उस वक्त इन्होंने ये स्टेटमेंट दी और विटनेस बना लिया हामिद मीर साहब को। अगर हमें कोई खौफ होता है, डर होता तो हम इनसे माफी मांगते हैं। अगर हमें कोई खौफ है तो खुदा से माफी मांगते हैं। इनसे किस वजह से मैं इनसे माफी मांगता, क्यों उनसे इनके पैरों पे पड़ता? जो कुछ हमने काम किया वो सॉलिड एविडेंस की बेसिस पे था। 90 की दहाई में इंतकामी सियासत में सैफुर रहमान का नाम तनाज़े के साथ साथ सामने आता रहा, मुतनाज़ा रहा। ये दावे पीपल्स पार्टी की तरफ से तो किए जाते हैं, मगर अब नून लीग ने भी एतराफ कर लिया है, जो कि बहुत बड़ी बात है। सेनेटर सैफुर रहमान का एहतसाब गलत था। सैफुर रहमान के केसेस दुरुस्त थे या गलत? सैफुर रहमान ने गलती पर माफी मांगी या नहीं? इसी हवाले से बात करेंगे सीनियर सहाफी और जियो न्यूज के प्रोग्राम कैपिटल टॉक के मेजबान हामिद मीर साहब से। हामिद मीर साहब, असल हकीकत क्या है? जिस तरह से फैसल रजा अब्दी ने आपके प्रोग्राम में कहा, कई बरस बाद ख्वाजा साद रफीक ने आज जब ये कहा कि सैफुर रहमान का एहतसाब गलत था, तो आप आज उस तकरीब में मौजूद थे जब साद रफीक ने गुफ्तगू की? जी जुनैद साहब, आज जब ख्वाजा साद रफीक साहब ने अलहमरा हाल लाहौर में अपने वालिद ख्वाजा रफीक साहब की बरसी के मौका पर खिताब करते हुए ये बात की, तो उन्होंने वाज़े अल्फाज में कहा, आपने वो क्लिप भी सुनवा दिया है कि मुस्लिम लीग नून का जो पिछला दौर था उसमें जो सैफुर रहमान साहब के जरिए एहतसाब हुआ था वो दुरुस्त नहीं था। और साद रफीक साहब ने यह भी कहा है कि इसका एतराफ हमारी क़यादत भी करती है। अब साद रफीक साहब के फौरन बाद मेरी तकरीर थी और जब मेरी तकरीर आई तो मैंने साद रफीक साहब को खराज तहसीन पेश किया कि आपने सच बोला है
और मैंने ये वाकया वहां पर रिपीट किया कि किस तरह आज से तकरीबन 12-13 साल पहले रावलपिंडी की अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में बहुत से दीगर सहाफी मौजूद थे, मैं भी वहां मौजूद था, कुछ सियासतदान भी मौजूद थे, और सैफुर रहमान साहब जो हैं उन्होंने हमारे सामने, मैं अकेला तो नहीं था वहां पे, वो 10-15 लोग थे, तो हम सब के सामने वो आए और उनकी वो आके गिरे, आसिफ जरदारी साहब के पाँव में गिरे। आसिफ जरदारी साहब व्हील चेयर पे थे, उनके एक हाथ में छड़ी थी, उन्होंने अपने आप को बहुत काबू में रखा, और उस वक्त मंजूर भट्टू साहब भी वहां मौजूद थे, कायम अली शाह साहब भी मौजूद थे, तो उन्होंने जरदारी साहब का हाथ पकड़ लिया कि कहीं वो छड़ी से उनको मारे ना। मैं बिल्कुल उनके पीछे खड़ा था, और सैफुर रहमान साहब ने कहा कि मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं कि मैंने जो आप पर केसेस बनाए वो गलत थे। तो उसके बाद फिर मैंने उसी जमाने में फौरन उसके अगले दिन मैंने कॉलम लिखा और उसमें ये सारा वाकया लिख दिया। और सैफुर रहमान साहब जो है उन्होंने मुझे उस वक्त सरकारी नंबर से कॉल करके एहतजाज किया, तरदीद नहीं की, बल्कि कहा कि आपने मेरे साथ ज्यादती की, आपने ये क्यों लिख दिया। तो मैंने उनसे कहा भाई आप ये सरकारी नंबर से किस तरह कॉल कर रहे हैं, आप तो जेल में हैं, तो आप जेल से मुझे किस तरह फोन कर सकते हैं, और सैटरडे संडे का दिन है। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं सुप्रिटेंडेंट जेल के दफ्तर से फोन कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद फिर मैंने इसको 2-3 दफा इस बात को दोहराया, और मेरा ख्याल है कि शायद 2009 या 2010 में फैसल रज़ा साहब ने मुझसे पूछा तो मैंने तस्दीक की, और 6 साल के बाद मेरा ख्याल है 2016 के फरवरी या मार्च में सैफुर रहमान साहब ने इसकी तरदीद की। आज जब मैंने दोबारा ये वाकया वहां पर बयान किया तो वो क्राउड सारा मुस्लिम लीग नून का क्राउड था। मेरे बाद फिर हमजा शहबाज साहब आए, उन्होंने तकरीर की, फिर उनके बाद ख्वाजा आसिफ साहब आए, उन्होंने तकरीर की। उन दोनों में से किसी ने तरदीद नहीं की कि जी मैंने गलत कहा है। अच्छा, अब आज जो साद रफीक साहब ने कहा कि सैफुर रहमान साहब का एहतसाब का तरीका दुरुस्त नहीं था और हमारी क़यादत भी इसका एतराफ़ करती है, तो ये उन्होंने क्यों कहा है, उसकी वजह ये है कि सैफुर रहमान साहब जब ये सारा कुछ कर रहे थे तो उस वक्त बहुत से लोग जो हैं वो ये समझते थे कि वो गलत कर रहे हैं। उनमें इसहाक डार साहब भी शामिल थे, उनमें शहबाज शरीफ भी शामिल थे, उसमें चौधरी निसार अली खान भी शामिल थे, और भी लोग शामिल थे। और इसके अलावा जो सबसे बड़ी एविडेंस है वो ये है कि जब नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब में जलावतन थे तो वहां पर पाकिस्तान के मारूफ सहाफी और जियो न्यूज के एक बहुत ही मायानाज एंकर सुहेल वड़ाइच साहब जो हैं, उन्होंने कई नशस्तों में एक तवील इंटरव्यू किया नवाज शरीफ साहब का, शहबाज शरीफ साहब का और लोगों का, और फिर वो सारी जो कहानी थी उनकी वो उन्होंने एक किताब की सूरत में छाप दी जिसका नाम है गद्दार कौन। और उस किताब में भी नवाज शरीफ साहब ने ये एतराफ किया है कि उनके दौर में जो अपोजिशन जमातों पर और आसिफ जरदारी और बेनजीर भुट्टो साहब पर जो मुकदमात बनाए गए थे वो किसी के दबाव में बनाए गए थे। उन्होंने उसमें कुछ इदारों का नाम लिया, यानी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ उन्होंने इशारा किया है। तो अब अगर साद रफीक साहब ने आज पूरी दुनिया के सामने ये कह दिया है कि सैफुर रहमान साहब का एहतसाब का तरीका ठीक नहीं था, और उससे पहले नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सुहेल वड़ाइच साहब की किताब में भी यही बात कह चुके हैं, तो अब सैफुर रहमान साहब जितनी मर्जी तरदीदें करते रहे कि जी मैं बिल्कुल ठीक था, मेरे पास सारे सबूत मौजूद थे, तो उस पर कौन यकीन करेगा, क्योंकि उनके सबूतों की बुनियाद पर आसिफ जरदारी साहब जो हैं उनको सजा तो नहीं हुई, उन्होंने 8-9 साल जेल में काटे, लेकिन सजा तो नहीं हुई। और सैफुर रहमान साहब जो है वो मुशर्रफ साहब के दौर में ही, ठीक है। हामिद मीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, जिस तरह से हामिद मीर ने भी इस बात की दोबारा जो उन्होंने उस वक्त देखा और लिखा उसकी आज इस तरह से तस्दीक हो गई कि ख्वाजा साद रफीक और मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमा जो लाहौर की तकरीब में मौजूद थे उन्होंने इस बात की तस्दीक भी की और इसकी तरदीद वहां किसी की जानिब से नहीं की गई। इसका एक और पहलू ये निकलता है कि जरदारी साहब की वापसी पर वजीर आजम नवाज शरीफ ने खुशी का इजहार किया। आज साद रफीक ने कह दिया कि सैफुर रहमान की तरफ से किया गया एहतसाब गलत था। तो क्या मुस्लिम लीग नून इशारा या पैगाम दे रही है पीपल्स पार्टी को कि वो जारहाना सियासत के मूड में नहीं है? इस पर भी अगले प्रोग्राम्स में हम बात करेंगे, लेकिन अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे एक बहुत ही अहम मामले की जो सिंध से मुतालिक भी है लेकिन पूरे पाकिस्तान में इसकी बहस होनी चाहिए। वो है अक़लियती बिरादरी के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक एक बिल पास होता है सिंध में, लेकिन आसिफ जरदारी साहब एक सियासी जमात के सरबराह को फोन करते हैं और कहते हैं कि आपके तहफ़्फ़ुज़ात पर हम इस बिल पर गौर करेंगे या फिर इस बिल को वापस भी लिया जा सकता है। इसी पर हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में अभी बात अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ और मजहब की जबरी तब्दीली के हवाले से कानून साजी की। अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिंध असम्बली में 24 नवंबर को माइनॉरिटीज़ प्रोटेक्शन बिल 2015 मंजूर किया गया और बिल की मंजूरी के चंद दिनों बाद ही उसे वापस लेने के लिए पीपल्स पार्टी पीछे हटती नजर आ रही है। बिल को वापस लेने की यकीन दहानी भी करवा दी गई। जमात इस्लामी के तर्जुमान के मुताबिक 21 दिसंबर को पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी ने जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक को फोन करके बिल वापस लेने की यकीन दहानी करवा दी। इस यकीन दहानी के बाद अक़लियती बरादरी अपने तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात का इजहार कर रही है। मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली और पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के सदर डॉक्टर रमेश कुमार कहते हैं कि सिंध में हिंदू काफी तादाद में रहते हैं और आए रोज जबरी मजहब की तब्दीली के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। अगर ये फैसला इंतहा पसंद मजहबी जमातों के दबाव के तहत किया गया तो गैर मुस्लिमों में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास मजीद बढ़ेगा। बिल को मनसूख करने या वापस लेने से हिंदू लड़कियों के अगवा और मजहब की जबरी तब्दीली के वाक़यात में इजाफा होगा। डॉक्टर रमेश के मुताबिक साल में तकरीबन 200 के करीब हिंदुओं का मजहब जबरन तब्दील करवाया जाता है, जिनका मजहब उनमें 99% निशाना कम उम्र लड़कियां बनती हैं। डॉक्टर रमेश कुमार का कहना है कि उन्हें वसी मुताले के बाद मजहब तब्दील करने पर कोई एतराज नहीं है, मगर उन्हें जबरी मजहब तब्दील करवाने पर खदशात हैं। माइनॉरिटीज प्रोटेक्शन बिल 2015 में पेश किया गया। बिल 24 नवंबर 2016 को सिंध असम्बली में मंजूर किया गया, लेकिन इस पर एतराजात सामने आने लगे। बिल के मुताबिक जबरी मजहब की तब्दीली और मावनत पर 3 से 5 साल कैद और जुर्माने की सजा हो सकती है। बिल के तहत जबरदस्ती मजहब तब्दील करवा के शादी करना जुर्म तस्वुर किया जाएगा। बिल के मुताबिक 18 बरस से कम उम्र लड़के और लड़की के मजहब को तब्दील करने पर पाबंदी होगी। ये वो बिल है जिसे अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर लाया गया। अरकान असम्बली की अक्सरियत ने इसकी हिमायत की। अक़लियती बिरादरी इस पर खुशी का इजहार कर रही थी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने इसे एक अहम कामयाबी करार दिया, लेकिन फिर क्या हुआ? फैसला किया और कुछ ही दिनों बाद ही वापस ले लिया। जमीयत उलमा पाकिस्तान, जमीयत उलमा इस्लाम, जमात इस्लामी, सुन्नी तहरीक, तंजीम इस्लामी और जमात उद-दावा समेत तमाम मजहबी जमातों ने सिंध असम्बली के कानून पर शदीद नाराजगी का इजहार किया था। बिल की मुखालफत में कराची में जमात उद-दावा के अमीर हाफिज मोहम्मद सईद की क़यादत में एक बड़ा इज्तिमा भी हुआ, जिसमें यह मुतालबा किया गया कि बिल में तरमीम न की जाए बल्कि फौरी तौर पर वापस लिया जाए। इस बिल पर सबसे बड़ा एतराज मजहब तब्दील करने वाले फर्द के लिए उम्र की हद मुकर्रर करने पर उठाया गया था। इन एतराजात के दबाव में आकर सिंध हुकूमत की जानिब से बिल पर दोबारा गौर करने के इशारे मिले और इसके बाद पीपल्स पार्टी ने बिल वापस लेने की यकीन दहानी भी करवा दी, जो आला सतही राब्ता हुआ। क्या सिंध हुकूमत दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकी? अगर पीपल्स पार्टी को बिल वापस ही लेना था तो उसे असम्बली में पेश क्यों किया, उसे मंजूर क्यों किया गया? आसिफ जरदारी की बिल वापस लेने की यकीन दहानी पर अक़लियती बिरादरी के तहफ़्फ़ुज़ात क्या है, इसी पर बात करेंगे मुस्लिम लीग नून के अक़लियती रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर रमेश कुमार, जो कि पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के सदर भी हैं। रमेश कुमार साहब, आपने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात बढ़ जाएंगे, इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ात क्या है जो मौजूदा सूरत हाल है बिल के हवाले से? जुनैद, पहले तो शुक्रिया कि आपने इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को आज अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया। पीपल्स पार्टी ने और सारी पॉलिटिकल पार्टीज वहां पे जो मौजूद थी यूनानिमसली, क्योंकि असेंबली के अंदर वो बंदे बैठे हुए हैं जो कौम को रिप्रेजेंट करते हैं, सारी सिंध को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने यूनानिमसली एक महसूस किया और वो भी 4 मरतबा स्टैंडिंग कमेटी के अंदर डिस्कस हुआ है, जहां पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदे थे। वो बिल डिस्कस होता है, वो बिल हो जाता है, एक खुशी की लहर आ जाती है कि सिंध के अंदर जहां पे हर साल 150-200 बच्चियां, बच्चे नहीं, बच्चा कोई शायद कोई एक जो हो जाए, मगर बच्चियां जो है जिस तरीके से कन्वर्ट हो रही थी, फोर्सफुली कन्वर्ट हो रही थी, और जिसको एक जो है वो रुकावट एक बन गई, अब ये चीज नहीं होगी, फोर्सफुली नहीं होगा, और जो यहां से माइग्रेशन हो रही थी इसकी सिक्योरिटी की वजह से हिंदू कम्युनिटी की, क्रिश्चियन कम्युनिटी की, वो सारी इससे रुक जाएगी। एक अच्छी चीज हुई, हमने पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से, चाहे मैं पीएमए लैंड से ताल्लुक रखता हूं, एज ए पैटर्न पाकिस्तान हिंदू काउंसिल, मैंने उनका शुक्रिया अदा किया, उनकी ट्रैवल पे जाके उनका शुक्रिया अदा किया कि आपने बहुत अच्छा काम किया। इवन इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर, लोकल मीडिया के ऊपर मैंने ये बातें की कि पीपल्स पार्टी ने एक लिबरल होने का ये सबूत दिया, मगर आज उस चीज में इतना मुझे दुख हुआ। असेंबली ने एक काम किया, अच्छा काम हुआ, मुझे रेस्पेक्ट है आसिफ साहब के भी लिए, मगर आसिफ साहब ने बात करके और कहा कि हम बिल जो है वो वापस लेते हैं। मेरे साथ परसों एक प्रोग्राम है, शेला रजा ने कहा हम अगर ये बिल इसी तरह रखा जाता है और जो 18 साल वाली शिक है उसको निकाल दिया जाए तो काबिल कबूल होगा ये बिल तब भी क्या? चीज ही है ना, असल में जो प्रॉब्लम है, देखिए 18 साल से बड़ा लाजमी है वो ड्राइविंग लाइसेंस भी ले लेता है, एनआईसी कार्ड भी बना सकता है,
ठीक, तो 18 साल से वो अपनी फ्री विल के साथ डिसीजन कर सकता है, वो तो कोर्ट के ऊपर है, वो जैसे भी करे। मगर जो 18 साल से कम उम्र बच्चा है, जिसको किडनैप करके, जिसकी मैच्योरिटी नहीं है, जिसको हम वोट देने का हक नहीं देते हैं, जिसको ड्राइविंग करने का हक नहीं देते हैं, उसको आप कहते हैं कि आपको माँ बाप छोड़ने का हक हम दे देते हैं। माँ बाप की विदाउट कंसेंट से, माँ बाप के बगैर मलेशिया जैसे मुल्कों में भी नहीं होता है। मैं दूसरे मुल्कों का आप निशान है ना, दुबई पढ़ा है, इंडोनेशिया पढ़ा है, इंडिया में आज पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान बसते हैं, वहां पे भी कन्वर्जन हो रही है। मैं उस चीज में बिल्कुल पाबंद नहीं करूंगा कि अगर कोई बंदा, कोई बंदी, कोई लड़की, कोई लड़का अगर रिलीजन से मुतमिन होके खुदा की राह में जाता है, मुझे इस चीज के ऊपर नहीं है। मगर आप किसी बच्चे को जबरदस्ती उठा के आप कहोगे आपके लिए जन्नत है, आपको ऐसी चीजें कहने भी नहीं चाहिए। मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर पीपुल्स पार्टी जितनी तंजीमें जो इनको प्रेशर डाल रही है, एक एपीसी बुलाए। मैं कहता हूं मुझे मेरे मालिक के ऊपर भरोसा है। मैं जो लोग आज इसके ऊपर एतराज करें ना, मेरी विल है खुदा के सामने, मैं उन लोगों को मुतमिन करूंगा कि ये कैसे जो रमेश साहब, हैरत तो हमें भी, एक तरफ बिलावल जो है वो माइनॉरिटीज की बात करते हैं, मजहबी आजादी की और आजाद और रोशन ख्याली की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी की तरफ से कह दिया गया कि वो बिल वापस ले लेंगे। आपकी बात हुई इन दोनों में से किसी शख्सियत से, आसिफ जरदारी साहब से या बिलावल भुट्टो से, कि वो बातचीत कर लेते हैं उन सियासी मजहबी जमातों से, उन्हें भी तहफ़्फ़ुज़ात बताते हैं हिंदू बिरादरी और दीगर मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोगों की? मुझे परसों फोन आया था पीपल्स पार्टी के इंपॉर्टेंट बंदे का, उसने मुझसे डिस्कस किया कि डॉक्टर साहब आप मुझे बताएं क्या हो रहा है। मैंने ये सारे कंसेंट जो है, मैं नाम भी ले लेता हूं, फरतुल्लाह बाबर साहब का मुझे फोन आया था कि आप मुझे बताएं कि इस इशू के ऊपर, और वो खुद भी इस चीज में थे कि वापस हमें नहीं लेना चाहिए, और वो भी इस चीज में थे। मगर सिंध असेंबली में आगा सराज दुरानी से मेरी अच्छी मुलाकात रही, मैंने उनका शुक्रिया भी अदा किया, और वो भी इस चीज में नहीं है। उसने कहा कि मैंने तो बिल्कुल इस चीज को इंपॉर्टेंट समझा और मैंने किया। मगर अचानक ये जो लहर चली है, और इस लहर से ये प्रॉब्लम यहां का नहीं, फिर ये सिंध धरती जिसको लतीफ की धरती कहते हैं, ये बहुत मुश्किल हो जाएगी। रमेश साहब, इसमें तो कोई शक नहीं है, किसी को इख्तलाफ नहीं हो सकता कि मजहबी आज़ादी हर फर्द को होनी चाहिए, अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए, चाहे वो हिंदू बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, मसीही बिरादरी से या किसी और मजहब से। इजाज़त किसी को नहीं होनी चाहिए कि ज़बरदस्ती उनका मजहब तब्दील करवाए। लेकिन क्या सब कुछ ज़बरदस्ती की बुनियाद पर ही होता है? हकीकत में ऐसा है क्या कि अक्सर जो नौजवान है हिंदू या मसीही बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले, वो पसंद की शादी करने के लिए खुद मजहब तब्दील कर लेते हैं? जुनैद, पहली बात मेरी ये सुने, लड़के हमारे कोई पसंद की शादी पे नहीं जाते हैं, लड़कियां जाती हैं। 14-15 साल की मैं कोर्ट में जाता हूं, उस माँ से पूछो, उस बाप से पूछो, सारे वो लोग कोर्ट में जिस तरीके से आते हैं, खुदा गवाह है, इतना खौफ होता है, हम जैसे बंदू को भी खौफ होता है। उधर जो लोग, जो माँ बाप आते हैं, उनको जब एक ऐसी आंख दिखाते हैं, वो माँ बाप अपनी इज्जत की खातर, दूसरे बच्चों की खातर, अपनी सेफ्टी की खातर वो जमीन छोड़ के, क्यों 5000 माइग्रेशन हो रही है हर साल? 5000 लोग पाकिस्तान से, 23% पॉपुलेशन थी नॉन मुस्लिम सिटीजन की आफ्टर पार्टीशन, मगर आज हम 5%, 6% पे रह गए। क्यों? इतना अगर ये संगीन मामला है तो आपकी तो विफाक में भी सुनी जाती होगी, नून लीग से आपका ताल्लुक है, वजीर आजम से आपने बात की क्या इस मामले पर? देखिए, वफाक में जो हिंदू मैरिज एक्ट बिल हम लेके आ रहे हैं, उसके अंदर भी ये पॉइंटें डाली। हमने गवर्नमेंट की तरफ से वो बिल पेश किया, मैंने और राणा भगवान दास ने वो बिल बनाया था। जब हमने वो बिल पेश किया, जब स्टैंडिंग कमेटी में आया, मैं 50 मिनट जाके इस्लामी नजरियाती काउंसिल में स्पीच करके उनको, हकीकत में उनका ये प्रोडक्ट नहीं था उसको ब्रीफ करूं, मगर मैं इस वजह से गया, मैंने कहा कि वो कम से कम उनकी सिंपैथीज हमारे साथ हो। मगर जब बिल स्टैंडिंग कमेटी में डिस्कस हुआ, 18 साल की क्लास शादी की मैंने डाली कि किसी भी रिलीजन में शादी नहीं हो सकती, उसके ऊपर फिर दोबारा उन्हीं बंदों ने एतराज किया। मगर वहां पे भी अभी सेनेट स्टैंडिंग कमेटी में दोबारा उन्हीं तंजीमों ने, वही लोग जो सिंध के अंदर, अभी तो ये मामला सिंध हुकूमत का है, यहाँ पर पीपल्स पार्टी की बात हो रही है, लेकिन नून लीग से आपका ताल्लुक और MNA की हैसियत से बाकी सूबों में, खासतौर पर पंजाब में, वहां पर क्या ऐसी कानून साजी है? उधर भी तो कई अक़लियती बिरादरी के लोग हैं, जिस तरह मसीहियों को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है मजहब की जबरन तब्दीली के हवाले से, चाहे तादाद कम होगी लेकिन मुश्किलात तो हैं। आज पीपल्स पार्टी को मैं यह कहूंगा कि हम हिंदू कम्युनिटी के साथ बैठ के उन लोगों को बुलाएं, हम उनके साथ बैठ के इन चीजों के ऊपर APC बुलाएं, हम बैठ के हाथ बांध के कहते हैं कि यार खुदारा, हमें हर मजहब एक दूसरे मजहब की रेस्पेक्ट सिखाता है,
हर मजहब, मुझे उतनी रेस्पेक्ट कुरान शरीफ से है जितनी रेस्पेक्ट मुझे श्रीमद् भगवत गीता से है। मैं समझता हूं उतनी रेस्पेक्ट जो इस्लाम को मानने वाले हैं उनको भी हर मजहब से वो होनी चाहिए, उतनी बाइबल से होनी चाहिए, क्योंकि हर मजहब दूसरे मजहब। तो हम क्यों नहीं दूसरे के बेसिक राइट, आज मैं अपनी बच्ची की शादी 18 साल में कराऊं या 19 साल में कराऊं, मैं कहता हूं 18 साल से पहले मैं उसको, मुझे बताएं कि उसके ऊपर अगर वो चीजें आप लगाएं कि शरीयत ये कहती है, ये क्या कानून कोई कहता है? किसी मुल्क इंटरनेशनल में कभी ऐसा हुआ है? हम किस दुनिया में रहते? हम पहले ही आइसोलेशन में हैं, दोबारा हम आइसोलेशन में जा रहे हैं। हमें इस आइसोलेशन से बचने के लिए ये आज मौका है, इस मौके के ऊपर हमें ऐसी एपीसी बुलानी चाहिए जिस एपीसी में उनको बिठाएं। रमेश कुमार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आपके वक्त के लिए। कोई भी मुसलमान इस पर इत्तेफाक नहीं करेगा कि किसी का जबरन मजहब तब्दील करवा दिया जाए। जो अकलीती बरादरी के नुमाइंदे हैं वो मुतमईन थे कि माइनॉरिटीज प्रोटेक्शन बिल मंजूर किया गया, लेकिन इसकी वापसी या फिर इसमें तब्दीली पर अब उनके तहफुजात हैं, जिनको पीपल्स पार्टी को, बिलावल भुट्टो जरदारी को, आसिफ जरदारी को सुनना चाहिए और फिर उन दीनी जमातों के जिनकी जानिब से एतराज किया जा रहा है उनसे भी बात करनी चाहिए कि दोनों तरफ के तहफुजात को दूर किया जा सके। प्रोग्राम का यहीं पर इख्तिताम होता है, हमें इजाजत दीजिए। कल